अरे भाई सुनो सुनो, ये फिल्म है ना एकदम झक्कास। शुरू होती है फिलीपींस से, जहां ज़ॉम्बी वायरस ने मचा दिया है गदर। पूरा शहर भूतिया, सब लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, खून खराबा। लेकिन हमारा हीरो फ्रांसिस, वो और उसका परिवार बाल बाल बच गए। उसके घरवाली और दो मुन्ने सब गांव की तरफ भागे। सोचा शहर में तो भूतिया कांड है, गांव में सब चंगा होगा। गांव पहुंचे तो पता चला लंका लग गई। फ्रांसिस अपने पिताजी के कमरे में घुसा, देखा तो पिताजी ने खुद को गोली मार ली। क्यों? अरे वो भी ज़ॉम्बी बन गए थे। फ्रांसिस का दिल टूट गया, सोचा कहां आ फंसा। पिताजी की बंदूक उसने रख ली, क्या पता कब काम आए। फिर कमरे से बाहर निकला तो देखा उसकी मम्मी खून से लथपथ ज़ॉम्बी बन के रेंग रही है। फ्रांसिस का कलेजा मुंह को आ गया। मजबूरी में उसने अपनी मम्मी को भी टपका दिया। फिर उसने मम्मी पापा को दफनाया, सोचा उनकी आत्मा को शांति मिले। परिवार को समझाया, देखो बाहर तो खतरा है, यहाँ गांव में ही टिके रहो, खाना पानी सब है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन उसकी घरवाली आयरिस, वो तो एकदम रूठी हुई थी। लगता है दोनों में कुछ झोल था। फिर वो लोग स्टोर रूम में गए सामान लेने। वहां देखा केयरटेकर मरा पड़ा था, कुछ मुर्गियां पिंजरे में फंसी थीं। फ्रांसिस ने अपने बड़े बेटे को कहा, जा चाबी निकाल और मुर्गियों को आजाद कर। बेटा डर के मारे कांप रहा था। फ्रांसिस ने कहा, डरने का टाइम नहीं है, ये तेरी ट्रेनिंग है। अगर ज़ॉम्बी सामने आए तो डरना मत, मुकाबला करना। बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ा, चाबी निकालने गया तो मुर्दा उसके ऊपर गिर गया। वो तो डर के मारे चीख उठा, खून से लथपथ हो गया तो पंप पर जाकर खून धोया। आयरिस को गुस्सा आ गया, बोली क्यों सिखा रहा है इसे ये सब, अभी तो बच्चा है। फ्रांसिस भड़क गया, क्या बच्चा बच्चा लगा रखा है, जीना है तो सीखना पड़ेगा। यहाँ पता चला कि फ्रांसिस अपने बड़े बेटे को ज्यादा प्यार करता था, छोटे पर ध्यान नहीं देता था। अब पता चलेगा क्यों। शाम को फ्रांसिस और आयरिस बेसमेंट में गए। फ्रांसिस को गुस्सा आने लगा, वो डर गया। क्यों? अरे बचपन में उसके पिताजी उसे छोटी छोटी बात पर मारते थे और बेसमेंट में बंद कर देते थे। आयरिस ने उसे शांत किया। फिर वो लोग खाना खाने बैठे। बड़े बेटे ने कहा कि उसके दोस्त ने मैसेज किया था कि वो लोग पहाड़ के पास वाले कैंप में जा रहे हैं, वो जगह सेफ है। फ्रांसिस ने साफ मना कर दिया, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। आयरिस को ये बात पसंद नहीं आई। एक रात फ्रांसिस को पिताजी के बुरे सपने आने लगे, जिसमें उसके पिताजी उसे पीट रहे थे। डर के मारे उसने सोचा कि यहाँ से निकलना ही ठीक है। उसने आयरिस को बताया, चलो हम उस कैंप में चलते हैं, मेरे बचपन के भूतिया सपने मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। अगले दिन वो लोग वैन से कैंप के लिए निकले, लेकिन रास्ते में एक बैरिकेड लगा था। आयरिस बैरिकेड हटाने गई तो एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। फ्रांसिस ने तुरंत बंदूक निकाली और ज़ॉम्बी को टपका दिया, लेकिन गोली की आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बी आ गए। वो लोग डर के मारे वैन में छिप गए। फिर फ्रांसिस ने एक बम फेंका और सारे ज़ॉम्बी उड़ गए, लेकिन वैन खराब हो गई। अब वो लोग पैदल ही चल रहे थे और दूसरा, उनके पास गांव से निकलने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो लोग गांव वापस आ गए। अगली सुबह फ्रांसिस अपनी टूटी हुई वैन को ठीक करने जाता है, लेकिन वो ये बात अपने परिवार को नहीं बताता है, क्योंकि उसने मन बना लिया था कि वो लोग यहीं रहेंगे। वो सोचता है कि गांव में सिर्फ बुरे सपने ही उसे परेशान करेंगे, ये ज़ॉम्बी नहीं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग यहीं रहेंगे, क्योंकि बाहर तो बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। इसलिए वो घर को और बेहतर बनाता है, वो लाइटें भी लगाता है। फिर वो अपने परिवार के साथ नाचने लगता है ताकि वो लोग भी इंजॉय कर सकें। इसके बाद फ्रांसिस के दोनों बेटे पुरानी तस्वीरें देखने लगते हैं, जिनमें फ्रांसिस के भाई की भी एक तस्वीर थी। अब यहाँ छोटा बेटा अपने भाई से कहता है, भाई क्या तुमने कुछ नोटिस किया है, अब तुम बिल्कुल अपने पिताजी के भाई जैसे दिखते हो, अपने पिताजी जैसे नहीं। ये सुनकर बड़े भाई का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि अब उसे सब समझ में आ जाता है। अच्छा, तो इसलिए मेरे पिताजी मुझसे इतना गुस्सा हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। दरअसल फ्रांसिस के भाई का आयरिस के साथ चक्कर था, इसलिए ये बड़ा बेटा पैदा हुआ था। और उसके बाद भी फ्रांसिस ने आयरिस को माफ कर दिया और फिर उसने दोनों बच्चों की देखभाल की। लेकिन क्योंकि वो उसका असली बेटा नहीं था, इसलिए फ्रांसिस उस पर गुस्सा करता रहता था। लेकिन हाँ, उसकी कोई गलत इरादे नहीं थे। अब जब फ्रांसिस बाहर जाता है तो एक कुत्ता उसे काट लेता है, जब आयरिस उसकी देखभाल करती है। लेकिन वो ये भी कहती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या पता कुत्ते ने जहर दिया हो। ये सुनकर फ्रांसिस कहता है कि कुत्ते के गले में एक पट्टी थी, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इसके बाद फ्रांसिस का बड़ा बेटा, वो कहता है, पिताजी मैं भी अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ताकि जरूरत पड़ने पर मैं काम आ सकूं। फ्रांसिस कहता है, बेटा तुम अभी छोटे हो और तुम्हें लगता है कि तुम अपने परिवार को बचा सकते हो, तो मुझे बताओ, क्या तुम हमें बचाने के लिए किसी की जान ले सकते हो। इस बार वो कहता है हाँ। वो कहता है, हाँ पिताजी, मैं अपने परिवार को बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ। इसलिए फ्रांसिस उसे सामने गोली मारने के लिए कहता है। अब उसका बेटा बहुत डर गया था, लेकिन फ्रांसिस उसे और डराता है ताकि उसके अंदर का सारा डर खत्म हो जाए। फिर आयरिस और उसका छोटा बेटा यहाँ आ जाते हैं। ये देखकर आयरिस कहती है, तुम उसे ये सब क्या करवा रहे हो, अब वो ये नहीं कर पा रहा है।
फ्रांसिस ये नहीं देख रहा है कि वो कितना डरा हुआ है, लेकिन गोली की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी वहां आने लगते हैं। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की ओर भागते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी भी उनका पीछा करते हैं। घर आ गए थे, लेकिन इससे पहले कि वो घर में घुसते हैं, फिर एक बड़ी कार में कोई आता है। जैसे ही ज़ॉम्बी कार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो आदमी कार लेकर वहां से चला जाता है और ज़ॉम्बी भी पीछे भागते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। लेकिन फ्रांसिस ने उस कार को पहचान लिया। वो कार दरअसल उसके भाई की थी। हाँ, वही भाई जिसके साथ उसकी पत्नी का चक्कर था और एक बड़ा बेटा था। तो अगले दिन फ्रांसिस अपने भाई से मिलने जाता है। वो बहुत गुस्से में था। उसका भाई कहता है, शांत हो जाओ भाई, मैं बस ये देखने आया था कि मम्मी और पापा ठीक हैं या नहीं। फ्रांसिस उसे बताता है कि वो लोग पहले ही मर चुके हैं और उसे बंदूक दिखाता है और कहता है कि अब तुम्हारा भी यहाँ कोई काम नहीं है, चलो यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हारे सिर में गोली मार दूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। तो वो कहता है, अरे भाई, मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, ठीक है। ये कहकर वो उसे एक नक्शा देता है और कहता है, मैंने सुना है कि पहाड़ के पास एक कैंप है, ये वहां जाने का नक्शा है। अगर तुम्हें जाना है तो वहां जाओ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम्हारी जान बच जाएगी। ये कहकर वो कार में बैठता है और वहां से चला जाता है उस कैंप में जाने के लिए। लेकिन फ्रांसिस अपने भाई की मदद नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो नक्शा जलाने लगता है और अचानक वो रुक जाता है। तो उसने सोचा कि शायद ये नक्शा मुसीबत में काम आएगा। ये सोचकर वो नक्शा अपने पास रख लेता है। घर लौटने पर वो खिड़कियों पर डंडे लगाता है ताकि ज़ॉम्बी डंडों की वजह से अंदर ना आ सकें। अब उसका छोटा बेटा खेलते हुए बेसमेंट में चला जाता है, जहां उसे खिड़की के बाहर एक पुराना ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जिसके कारण बच्चे की हालत खराब हो जाती है और कहती है कि बेटा, ये एक पुराना और कमजोर ज़ॉम्बी है, जिसकी वजह से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब फ्रांसिस ने ये बातें सुन ली थी, तो वो उस ज़ॉम्बी के पास जाता है और उसका सिर उसके शरीर से अलग कर देता है। अब जब फ्रांसिस नहाने जाने वाला होता है, तब उसका बड़ा बेटा यहाँ आता है, जिसे वहां नक्शा दिखाई देता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, फ्रांसिस उसे डांटता है और भगा देता है। अब जब सब लोग रात में खाना खा रहे थे, तब बड़े बेटे ने अपनी माँ से कहा, पिताजी के पास एक नक्शा है। ये सुनकर आइरिस फ्रांसिस से इसके बारे में पूछती है, क्या ये सच है? क्या तुम्हारे पास कोई नक्शा या कुछ और है? जिस पर वो साफ मना कर देता है कि नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, उसे गलत फहमी हुई होगी। फिर वो यहाँ अपने बच्चों से भी कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ यहाँ से क्यों जाना चाहती है? क्योंकि वो मेरे भाई के पास जाना चाहती है, जिसके साथ उसका चक्कर था। वो तुम्हें कुछ महीने पहले ही छोड़ देती, लेकिन वायरस की वजह से नहीं जा सकी। ये सुनकर दोनों बच्चे चौंक जाते हैं। आइरिस माँ से पूछती है, क्या ये सच है? आइरिस कहती है, हाँ, मैं उसके पास जाना चाहती थी। जिस पर फ्रांसिस नक्शा दिखाता है और सबके सामने जलाकर कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, सब लोग यहीं रहेंगे, क्योंकि ये मेरा आखिरी फैसला है। अब हालांकि आइरिस उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता है। वो पूरा नक्शा जला देता है। फिर वो मुख्य दरवाजे को भी लकड़ी से बंद कर देता है ताकि कोई बाहर न जा सके। वो ये बहाना बनाता है कि बाहर ज़ॉम्बी घूम रहे हैं ताकि वो अंदर ना आ सके। ये सुनकर बड़ा बेटा कहता है, पापा, आप झूठ बोल रहे हैं, बाहर कोई ज़ॉम्बी नहीं है, आप बस हमें यहाँ रखना चाहते हैं। ये सुनकर फ्रांसिस इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपने बड़े बेटे को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? तुम बीच में क्यों बोले? तुम मेरे बच्चे नहीं हो। अब एक घायल सैनिक दरवाजे पर दस्तक देता है, उसे मदद की जरूरत है। फ्रांसिस कहता है, यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। अब वो सैनिक वायरस से संक्रमित नहीं था, इसलिए बड़ा बेटा जबरदस्ती दरवाजा खोलता है और सैनिक को अंदर ले आता है। सैनिक कहता है कि मैं पहाड़ के पास वाले कैंप में रहता हूँ, लेकिन आज ज़ॉम्बी का हमला हुआ था, जिसकी वजह से पूरा कैंप तबाह हो गया। फिर एक आदमी वहां कार में आया, जिसने मुझे उन ज़ॉम्बी से बचाया। उसने मुझे इस घर का पता दिया और कहा कि तुम वहां जाओ, वो मेरे भाई का घर है, तुम वहां आराम से रह सकते हो। फिर वो कहता है कि अब भगवान जाने क्या वो जिंदा होगा या नहीं, क्योंकि मैं भाग गया, लेकिन वो ज़ॉम्बी से घिरा हुआ था। ये सुनकर आइरिस भी बहुत दुखी हो जाती है, ये सोचकर कि वो भी अब नहीं रहा, लेकिन वो सैनिक को इस घर में रहने की इजाजत दे देती है। फ्रांसिस कहता है कि तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम बेसमेंट में रहोगे, जिसके लिए वो राजी हो जाता है। अब रात में उसका बड़ा बेटा आइरिस के पास जाता है और रोते हुए कहता है, माँ, मैं जानता हूँ कि मैं फ्रांसिस का असली बेटा नहीं हूँ, इसलिए वो मुझसे प्यार नहीं करता है, लेकिन मैं फ्रांसिस और सभी से प्यार करता हूँ। मैं इसे अपना परिवार मानता हूँ। अब मुझे लगता है कि बाहर एक सुरक्षित जगह होनी चाहिए जहां हम आराम से रह सकें। तो प्लीज माँ, मुझे बाहर जाने की इजाजत दो ताकि मैं अपने परिवार को सुरक्षित रख सकूं। लेकिन आइरिस इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब वो बार बार जिद करता है तो आइरिस क्या कर सकती थी, वो मान जाती है। फिर वो घर से भाग जाता है। अब अगली सुबह जब फ्रांसिस को उसका बड़ा बेटा घर पे नहीं मिलता है तो वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है कि भगवान जाने वो कहाँ चला गया है। लेकिन जब उसे दरवाजा खुला हुआ मिलता है तब उसे समझ में आ जाता है कि वो भाग गया है।
इससे फ्रांसिस पागल हो जाता है और अब वो गुस्से में हथौड़ा उठाता है और वो घायल सैनिक पर हमला करता है और उस बेचारे को मार डालता है। फिर वो आयरिस को भी मारता है और उसे बेहोश कर देता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बेसमेंट में पाती है, जहां छोटा बेटा भी था, क्योंकि फ्रांसिस ने उन दोनों को बेसमेंट में बंद कर दिया था, जिसका मतलब था कि वो और भी पागल हो गया है। फिर उसे वो कुत्ता दिखाई देता है जिसने फ्रांसिस को काटा था। फ्रांसिस उसे पकड़ता है और मार डालता है और उस कुत्ते को उन दोनों को मांस खाने के लिए ले जाता है। लेकिन जब आयरिस उसे खाने से मना करती है तो गुस्से में प्लेट में एक चाकू था। जब वो नीचे गिर जाता है तो आयरिस उसे छिपाने की सोचती है, लेकिन उस बेचारे की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि तभी फ्रांसिस को भी चाकू दिखाई दे जाता है और वो उसे उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। एक बार फिर वो उन दोनों को बेसमेंट में बंद कर देता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन यहाँ आयरिस एक योजना बनाती है और वो अपने बेटे को जोर से चीखने के लिए कहती है। जैसे ही उसका बेटा चीखता है, आवाज सुनकर फ्रांसिस बेसमेंट में आता है और जैसे ही वो आता है, आयरिस उस पर हमला कर देती है। फिर वो अपने बेटे के साथ बाहर आ जाती है और फ्रांसिस को वहां कैद कर देती है। ये देखकर फ्रांसिस को अपने पिताजी की याद आने लगती है, क्योंकि उसके पिताजी उसे बहुत प्रताड़ित करते थे। अब जब आयरिस और उसका बेटा बेसमेंट से बाहर आते हैं तो फ्रांसिस का भाई यहाँ आता है, जिसकी हालत बहुत खराब है, क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बन गया था। वो उन दोनों पर हमला करने लगता है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो भागने लगते हैं, लेकिन उसने आयरिस को पकड़ लिया था। अपने भाई की आवाज सुनकर फ्रांसिस को गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि ये मेरे परिवार को ज़ॉम्बी बना देगा, और जैसे ही उसका भाई आयरिस को काटने वाला होता है, फिर वो बेसमेंट का दरवाजा तोड़ देता है और फ्रांसिस बाहर आ जाता है। वो अपने भाई को मार डालता है और उसे एक तरफ रख देता है। फिर रोते हुए उसका छोटा बेटा यहाँ आता है, क्योंकि फ्रांसिस के भाई ने उसका हाथ काट लिया था, जिसका मतलब है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये देखकर वो डर जाता है। वो सोचता है कि ओ शिट, ये क्या हो गया, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। लेकिन आयरिस बहादुरी से अपने बेटे का हाथ काट देती है ताकि वायरस पूरे शरीर में न फैले, और उसके घाव पर पट्टी बांधकर वो फ्रांसिस को जल्दी से वैन लाने के लिए कहती है। उसे अस्पताल ले जाना है। फिर फ्रांसिस जल्दी से वैन की ओर दौड़ता है, लेकिन यहाँ उसका बड़ा बेटा बंदूक के साथ खड़ा होता है। उसे फ्रांसिस दिखाई देता है। अब उसे खून में देखकर शायद पिताजी पूरी तरह से पागल हो गए हैं और उन्होंने माँ को भी मार डाला है, जिसकी वजह से वो फ्रांसिस को गोली मार देता है। लेकिन जब वो फ्रांसिस के पास आता है तो वो उसके गाल पर हाथ फेरता है और कहता है, मेरे बेटे, मैं तुम्हें अपना बेटा मानता था, और अगर कभी तुम्हारी दिल मेरी वजह से दुखा हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अब ये देखकर उसे समझ में आ जाता है कि मैंने उसे गोली मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो कहता है, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, ये मुझसे अनजाने में हो गया। लेकिन फ्रांसिस कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो मर चुका था और इस वजह से उसका बेटा टूट जाता है। लेकिन अब बड़ा बेटा वैन लेता है और घर वापस आने लगता है, जहां आयरिस फ्रांसिस का घर आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसे नहीं पता है कि वो मर चुका है। अब न तो फ्रांसिस था और न ही उसका भाई, जो इस परिवार की देखभाल कर सके। इसलिए सारी जिम्मेदारी अकेले आयरिस पर आ गई, जहां उस बेचारी लड़की को अब अपने बच्चों को अकेले पालना पड़ा, वो भी इतने मुश्किल वक्त में जब वायरस हर जगह फैल रहा है। अब ये गरीब परिवार किसी तरह बच गया, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ, और इस दुखद अंत के साथ ये फिल्म भी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।